किसी भी शख्स की क्षमताओं को, उसकी अपरिमित दमखम को या उसकी कमियों को जानने पहचानने के लिए अप्लाइड साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो बताता है कि आपको किस तरीके से किसी व्यक्ति को आंकना है, कैसे देखना है और समग्रता में कैसे सोसाइटी को कैसे देखना होगा। साइकोलॉजी में इसके एक मनोवैज्ञानिक खेल हैं। दरअसल वो खेल नहीं है बल्कि वो पद्धतियां हैं, तरीके हैं। जैसे हम परखते हैं कि वो व्यक्ति कैसा हो सकता है और उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसकी सफलता की संभावनाएं कैसी हैं, जोखिम उठाने की क्षमताएं क्या हैं और टोटलिटी उसका कहाँ तक पहुंचेगा। हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपने दायरे में काम करता है। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, उसके हिसाब से उसके दायरे होते हैं और उसकी प्राप्तियां, उसके नुकसान होते हैं। आप सभासद बनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरा मोहल्ला आपको जानता ही हो। आप मेयर बनना चाहते हैं तो ये भी जरूरी नहीं है कि बगल वाले जिले के लोगों के बारे में भी आप जानते हैं, उनका नाम जानते हो, उनका पता जानते हो। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपका फलक क्या है, कितने दूर तक देखना चाहते हैं। एक सभासद होकर के आप अपने मोहल्ले में नहीं कि उसको जानते होंगे सभासद को, लेकिन ले के 20 डिग्री माइनस डिग्री पर बैठा हुआ अनशन कर रहा है एक सोनम वांगचुक को पूरी दुनिया जानती है। मणिपुर में शर्मिला इरोम को पूरी दुनिया जानती है। उनको वोट नहीं मिला, ये अलग बात है। वांगचुक को बहुत जन अपार समर्थन नहीं मिला, ये अलग बात है। लेकिन उनकी जो छवि बनी है, जो उनकी प्रभाव बना है, वो एक अपरिमित है और उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती दूसरे पद से। पद अपनी क्षमताओं के और अपनी अपेक्षाओं, अपनी लालच और रणनीतियों और षड्यंत्रों के पर जीता जाता है और मुंह के बल गिराया भी जाता है। लेकिन उनमें जो लोग जो बहुत बड़े फलक तक पहुंच जाते हैं, वो उनकी कहानी हम आपको सुना दे रहे हैं। मैं कुमार सोविल हूँ दुलत्ती के लिए। हमारे साथ हैं लखनऊ हाई कोर्ट के वकीलों की शीर्ष संस्था अवध बार एसोसिएशन में हाल ही अध्यक्ष के पद से हारे गए श्री आर.डी. शाही जी। आर.डी. शाही जी बहुत कम वोट पाए हैं, लेकिन जीते हुए 1500 वोटों के मुकाबले इनका आंकड़ा 650 है। 650 इसलिए बहुत बड़ी तादाद है क्योंकि उनकी एक अपनी उनका एक कद है, उनकी एक छवि है, उनकी एक सोच है, उनका एक तरीका है। वो ये है कि न वो चुनाव के लिए पैसा खर्च करेंगे, न घूस देंगे, न किसी को झूठा आश्वासन देंगे, न किसी को की चुगली करेंगे। वो टू द पॉइंट बात करेंगे, अपनी बात जो कहनी होगी, जिसको सुनना है सुने, नहीं करना है नहीं करनी है। शाही जी हमारे साथ हैं। शाही जी, दुलत्ती पर आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि आप एकदम से पहले से जो जीत गए हैं उनके नीचे कच्चे से गिरे हैं तीसरे नंबर पर, कैसा लग रहा है इतना चोट पाकर? मुझसे पहले भी सुधार की बातें लेकर के लोग आए और उसमें बड़े वकील थे और पद कद और हद सब में मुझसे बड़े थे और वो चाहते तो 10 साल तक लगातार चुनाव लड़ते और उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, न पैसे के मामले में न उनके व्यक्तित्व के मामले में। लेकिन वो लोग जग हंसाई, उपहास और उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सके और दूसरे ही साल पटल से गायब हो गए। अब मिलने पर कहते हैं कि भाड़ में जाए चूल्हे भाड़ में जाए बार एसोसिएशन। लेकिन मेरा सोचना है कि कोशिश जारी रहेगी। लेकिन ये इसको अगर देखा जाए बहुत क्रूड शब्दों में अगर कहा जाए तो ये 100 जूता का तमाशा घुस के देखें। आप बार एसोसिएशन में जाएंगे, ये कब तक खेलते रहेंगे? हाँ, ये आपका प्रश्न है कि बार हारने के बाद भी आप क्या सोचते हैं। तो मेरा इस बारे में स्पष्ट रूप से कहना है कि मैं तब तक चुनाव लड़ता रहूंगा जब तक लोग ये न कहने कि बहुत अच्छे आदमी थे, एक कंडोलेंस में मेरे पड़ा जाए। तो सर ये बताइए कि आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी जब तक आप लड़ेंगे नहीं और जीतेंगे नहीं। मकसद क्या है, लड़ना या मकसद लड़ने का मकसद ये है कि मैं लोगों को बता सकूं कि लोग आगे आए और इस तरह से बार को। ये कितने साल तक आप करते रहेंगे प्रयोग? जब तक मेरा स्वास्थ्य परमिट करेगा मुझे। ये स्वास्थ्य तक बता दीजिए, इस बारे में स्वास्थ्य में क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की स्थिति अभी तो फिलहाल ठीक है। अगले 10 सालों तक ईश्वर ने चाहा तो मैं ठीक रहूंगा, तो फिलहाल अगले 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप लड़ना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं? नहीं, जीतने की इच्छा तो इस बार भी थी और अगली बार भी रहेगी,
लेकिन जीतना और हारना मेरे अपने व्यक्तिगत हाथ में नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि मैं चुनाव से पीछे नहीं हटने वाला हूँ और हर परिस्थितियों में मुझे वोट तो पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और हमसे असहमत होने वाले ज़्यादा हैं, सहमत होने वाले कम हैं। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर आप बोलते हो कि आर डी शाही अच्छे कैंडिडेट हैं तो कम से कम अपने पर तो आप सच्चे हो जाओ। या तो मुझे बोल दो कि ये बहुत खराब कैंडिडेट हैं, ये बेईमान है, इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आप कहते हैं आप बार की ज़रूरत है, बार को आप जैसे नेता की ज़रूरत है, लेकिन वोट नहीं देते हैं, अपने से क्यों झूठ बोलते हैं? मैं पिछले 30 साल से हाई कोर्ट के चुनाव को देख रहा हूँ, एक रिपोर्टर के तौर पर देख रहा हूँ, बड़ी सच्चाई हो गया होगा। हम देख रहे हैं कि पैसे का प्रचलन और खर्च करने का तरीका बहुत ही निकृष्ट स्तर तक पहुंचता जा रहा है। जो भी नहीं हो सकना था वो भी हो जा रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? इसमें कहीं गुंजाइश आप देख रहे हैं? हाँ, पूरे बार एसोसिएशन की यही हालत है, पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि कहिए पूरे भारतवर्ष में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है सुप्रीम कोर्ट में भी यही हालत है और धन का पूरा दखलंदाजी है। और सुप्रीम कोर्ट में इस साल तो चुनाव में अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये सोच करके मैं निराश इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि एक बार मैं इस प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन का महासचिव चुना जा चुका हूँ और लगातार 3 हार के बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि मैं इसका अध्यक्ष नहीं बन पाऊंगा, चाहे जितना पैसा कोई खर्च कर। ये तो आप बात कह रहे हैं, लेकिन हमें कुछ लोग और भी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं एक आपके अंदर एक एटीट्यूड है, एक ठाकुरवाद है, एक अजीब तरीके का लोग बातचीत करने का तरीका है। आप सीधे मुंह से बात नहीं करते हैं, उनको देखते भी नहीं है। ये सब आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। कैसा लगता है ये आपके दामन में इस तरह की ढेर नहीं, ये इसको दूर किया जाएगा। अगर किसी की कोई कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। ठाकुरवाद नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए, विनम्रता भी होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ चुनाव के समय कहा जाता है, बाकी टाइम में लोग बोलते हैं बहुत अच्छे आदमी। अच्छा, लेकिन ठाकुरवाद आप में है या नहीं? अब हमारे यहाँ तो ठाकुरवाद मेरे में हो सकता है हो, लेकिन मेरे जो स्टाफ में लोग हैं, मेरे जो जूनियर हैं, उसमें तो कोई ठाकुर नहीं। जो लोग जीते हैं या लड़ रहे हैं चुनाव, वो उनमें जातिवाद है या आपके? उनके यहाँ ड्राइवर से लेके मुंशी तक पंडित हैं। आपका विरोध ब्राह्मणों पर ही है क्यों? नहीं, वही लोग थे, कैंडिडेट ब्राह्मण ही थे ना, 5 लोग। अच्छा, कोई छत्री नहीं था उसमें, वही। अच्छा, आपके पास तो एक ब्राह्मण नहीं? हमारे पास ब्राह्मण सारे जूनियर मेरे ब्राह्मण हैं। मेरा मुंशी श्रीवास्तव तो ये ब्राह्मण इंटरव्यूअर आप कैसे मिल गया आपको? नहीं, अब तो आप मित्र हैं तो आप शायद हमारी पक्षपात करेंगे मेरा। तो मैं तो आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आपके सारे सवाल तीखे होने चाहिए। कुमार स्वामी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं। शाही जी, इस चुनाव में जिन चीज़ों की उम्मीद आप पिछले 2-3 बार कर रहे थे, बल्कि 2017 से जब से महासचिव हैं, रिफॉर्म की बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके की रिफॉर्म की आप आवश्यकता? मेरे अब जैसे कि मेरे दिमाग में सिर्फ है कि पैसे की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, बस एक रिफॉर्म है मेरे दिमाग में। बाकी तो मैन टू मैन डिफर करता है। बहुत सी मांग है, वकीलों की समस्याएं हैं, कोई मुकदमा दाखिल में डेट लगने की बात करता है, कोई न्याय की व्यवस्था की बात करता है। मेरा यह कहना है कि जब शुरुआती दौर पर जो पैसा खर्च करने की जो परंपरा है, इससे जो है बुनियाद पड़ती है भ्रष्टाचार की, वो नहीं खत्म होगी तो बाकी चीजें नहीं ठीक हो पाएंगी। शायद ये जीत के आंकड़ों को अलग देखा जाए तो भी आपके पास एक बहुत बड़ी तादाद है वोटर। हाँ, 20% से ज्यादा लोग। और इसके बावजूद वो सड़क पर आपके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं, आप अकेले ही एकला चले। हाँ, ये तो मेरी क्राइसिस है कि मैं क्राउड पुलर हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं अकेले इतनी क्राउड पुलर कर लेता हूँ और आत्मसम्मान भी रहता है थोड़ा सा। बार एसोसिएशन, अवध बार एसोसिएशन में जाति के आंकड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं या धन? अच्छा, जाति दूसरे नंबर पे है या सबसे नीचे? नहीं, जाति, धन के आगे जाति नहीं चलती है। जाति तो इसलिए चल जाती है कि जब धन का मामला नहीं रहता है तो जाति चलती है। आपको पूरी उम्मीद थी कि आप जीतेंगे? हाँ, पूरी उम्मीद थी। क्यों हारे? हारने का प्रमुख कारण मेरे ये है कि जो हम लोगों का अपना हिसाब था सोचने का, वो ये था कि मेरे सजाती लोग मुझे पूरा वोट देंगे और जो अदर देन ब्राह्मण होंगे वो वोट देंगे। तो जो पोलराइजेशन हुआ उसकी वजह से
सारा वोट एक तरफ चला गया और जो वोट मुझे मिल सकते थे वो 2 जगह बटे। मेरे पास 2 सूचनाएं मिली हैं। 2 लोग जो समान तौर पर जो भारत सरकार चुनाव के बाद हमने लोगों से बातचीत की, उनका सीधे सीधे कहना था कि ज्योतिन मिश्र जी के पास सीनियर तो टिक गए, जूनियर्स बिल्कुल नहीं थे, भाग गए। नहीं, ज्योतिन मिश्र के साथ सीनियर भी नहीं टिके, जूनियर ही टिके। ज्योतिन मिश्र पूरे दिन कुर्सी लगा के अकेले बैठे थे और हाईकोर्ट का एक भी सीनियर उनके बगल आके नहीं बैठा। दूसरी सूचना ये है कि बसपा के जो महासचिव और बहुत बड़े दिग्गज हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी और आपके एड्रेस कमेटी के अध्यक्ष कालिया जी, इन दोनों ने एकजुट करके आपको हराने की कोशिश की। आपको कैसा लगता है? ये तो थोड़ा अपने आप को लगता है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हूँ, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। नहीं, वो तो प्रसन्नता आपका निजी चिंता है। हमारी चिंता का विषय ये है कि जो मेरे पास सूचना मिली है वो सही है या नहीं। मेरे बहुत फ्रेंडली टर्म्स नहीं है दोनों लोगों से। ये हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। हमारे प्रश्न का जवाब ये है कि आपको हराने के लिए इन दोनों लोगों ने घोड़े खोले या नहीं। अब ये घोड़े खोल दिए दोनों लोगों ने। संडे को मीटिंग की और पूरे घोड़े खोल दिए और आनंद मणि को जिताने के लिए पोलराइज्ड भी किया वोट को। इस जीत को आप आनंद मणि त्रिपाठी की जीत के तौर पर देख रहे हैं या आप इस पराजय को अपनी जीत देख रहे हैं? नहीं, ये तो सतीश मिश्रा और सीनियर लोगों की हार है और आनंद मणि की जीत है। मेरी इसमें कोई जीत हार नहीं है। इसका हश्र क्या होगा? इसका हश्र यही होगा कि अब आगे से आनंद मणि के पीछे उनको चलना पड़ेगा, आनंद मणि उनके पीछे नहीं चलेंगे। ओहो, तो ये थाली में बैगन अलग तरीके से अब नर्तन करेगा। हाँ, बस यही। हाँ, आप इस चुनाव में जीतने के बाद आपकी अपेक्षाएं क्या थी? मेरी अपेक्षा थी कि मुझसे लोगों को लगे कि भाई बिना पैसे का भी आदमी जीत सकता है चुनाव। अब संभव है? नहीं, कठिन है। संभव तो है, हाँ, कठिन है। और एक चीज और भी है कि चुनाव में हम लोग सब लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। आप हमारे मित्र हैं। आप सोचते हैं कि अगर शाही जी अध्यक्ष बन जाएंगे तो हमारा लोग जलवा हो जाएगा। हमारी वो पत्नी सोचती है कि अध्यक्ष बन जाएंगे तो वकालतनामा दाखिल होगा, पैसा मिलेगा। और है भी, वकालतनामा दाखिल होता है अध्यक्ष का, अध्यक्ष पैसा कमाते हैं। और मैं महासचिव रह चुका हूं तो मैंने पैसा, तो लोग जानते हैं कि मैंने पैसा कितना कमाया है। वो पैसा जो लोग जीतते हैं वो कमाते हैं, ये वर्डिक्ट है या आपका फाइंडिंग है? नहीं, मौके मिलते हैं, मौके आते हैं। फाइंडिंग नहीं, किसी पर आरोप नहीं है, मौके हैं। हाई वैल्यूज के केस हैं और मेरे पास नहीं आए केस। ऐसा नहीं है कि मैंने मना कर दिया हो किसी को। मेरे पास कोई इस तरह का आया ही नहीं पैसा लेकर के। या तो मेरी उसको क्षमता पर शक रहा होगा या मेरी मेरिट पर शक रहा होगा। ऐसे समाज में जहां हम अब सभ्यता का दावा करते हैं, ये सवाल बेहुदा है, लेकिन इसके बावजूद हम आपसे जानना चाहते हैं किस जाति ने आपको नकारा? नहीं, ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। नो कमेंट। अच्छा, बार को कैसे बेंच के साथ समन्वय के स्तर पर रखा जा सकता है? ये बार जो है डिवाइडेड है, तो बेंच से क्या समन्वय करेगी? हम ठाकुर ब्राह्मण वैश्य शूद्र इस सब में डिवाइडेड हैं, तो पहले हमारे बीच में ही एंटीथेसिस है। जो ये इलेक्शन है, इलेक्शन होता है इसलिए मैं लड़ता हूं, लेकिन मेरा सोचना है कि अधिवक्ता एकता की एंटीथेसिस है इलेक्शन। इलेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। जो हारता है वो पूरे साल अपना विपक्ष की भूमिका अदा करता है, जो जीतता है वो हाई कोर्ट के और वकीलों के बीच में सेतु का काम करता है। तो बार और बेंच के बीच समन्वय की बात तो बाद में आती है, पहले बार के बीच में समन्वय देखा जाए कि हम लोग, जैसे मैं हार गया हूं तो मेरी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि जो जीते हुए लोग हैं उनके साथ मिल करके जो वकीलों के हित की बात है उसको मैं करूं। लेकिन मैं पूरे साल अगर यही रोता रहूंगा कि जातिवाद से मुझे हरा दिया गया तो मैं क्या कर पाऊंगा वकीलों के लिए? तो ऐसी स्थिति में बेंच अराजक हो जाती है या नहीं? नहीं, बेंच अराजक नहीं है। बेंच के ऊपर हम लोग कोई नियंत्रण नहीं कर पाते क्योंकि हमारे आपसी जो है झगड़े ज्यादा होते हैं। बेंच अराजक नहीं हो सकती है क्योंकि बेंच में जो लोग हैं
उनके अपने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो खुद भी डरते हैं वकीलों से, लेकिन वकील डराना चाहे तब तो। जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया और दूसरे को जिताया, उनका लाभ क्या था? नहीं, वो भी कहते हैं कि वकील कैंडिडेट अच्छे हैं। कोई हमको ये कह, पंडित हो या ठाकुर हो, किसी ने ये नहीं कहा कि ये कैंडिडेट खराब है या आरडी शाही है जो मैन खराब है। तो मैं कैसे मानूं कि उन्होंने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट से मुझे हराया है? मुझे तो यही लगता है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। और करेंगे आप? करेंगे हम। आरडी शाही जैसे कितने लोग हैं बार एसोसिएशन में? मैं एक सिर्फ बात बोलूंगा कि ये जब सारी चीजों के बीच में मेरे अंदर नैराश्य भाव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जन्नत की हकीकत मुझे मालूम है। मैं सेक्रेटरी रह भी चुका हूं, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी मेरी। हार गया तो कोई बुरी स्थिति मेरी नहीं हो रही है। लेकिन जो मुझसे जुड़े हुए समर्थक लोग हैं वो थोड़ा निराश हैं और बहुत हताश हैं। मैं 3 दिन से मुकदमा कोई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उनको पेसिफाई करता हूं, उनके साथ चाय पीता हूं। जब महासचिव हुआ करते थे आप 2016-17 में, आपके खिलाफ मुकदमा चला हुआ और 7 जजेस ने, बेंच ने आपसे सुना था। बहुत तीखी बातचीत भी हुई थी। पूरा मामला था क्या? मामला स्वास्थ्य भवन के प्रकरण में कुछ वकीलों से विवाद हुआ और उसको लेके वकील आंदोलित हुए और कुछ लड़ाई झगड़े जगह जगह फोर्स के लोगों से हुए और इसका संज्ञान 7 जजों की बेंच ने इलाहाबाद में लिया और लखनऊ बार, सेंट्रल बार और अवध बार के जनरल सेक्रेटरी को नोटिस हुई कि वहां जाकर के अपना पक्ष प्रस्तुत करें। तो हम लोगों ने वहां जाकर के अपना पक्ष प्रस्तुत किया और कोर्ट हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज थी। हमने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने हमें सुना और माना भी हमारी बात को और सम्मान भी किया हमारा। जो विद्रोह हुआ, वहां पर झगड़ा बवाल हुआ, एक सुनियोजित था या एक सहज प्रकृति है? नहीं, ये सहज, ये बवाल जो है सुनियोजित नहीं था। वकीलों की तरफ से भी सुनियोजित नहीं था और पुलिस की तरफ से सुनियोजित नहीं था। ये बवाल तो मॉब मेंटालिटी है, लड़ाई झगड़े हो गए थे। लेकिन उसको जब रिपोर्टिंग की गई तो उसमें कुछ ऐसे तथ्य आए कि जिसमें कोर्ट को लगा कि वकीलों ने जो है एम्बुलेंस वगैरह रोका था, लेकिन बाद में वो पता चला कि वो किसी ने गैर जिम्मेदारी से रिपोर्ट की थी। ऐसी कोई बात नहीं। आरडी शाही जी, आपके पास 3500 वोटर थे जिन्होंने तकरीबन 32.5 ने वोट किया है। क्या आप बताएंगे कि वास्तव में कितने प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हाईकोर्ट में काम करते हैं? अब 3500 को तो प्रैक्टिसिंग आप कहेंगे, क्योंकि सबके मिनिमम केसेस की लिस्ट सबको देनी थी। तो ये क्राइटेरिया जो कोर्ट ने फिक्स की थी, तो आपको तो कह सकते हैं कि 3500 लोग प्रैक्टिसिंग हैं। लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने केसेस की लिस्टें सही ना फाइल की हो। इस बार चुनाव में 3-4 महीने का ज्यादा समय लग गया, वजह क्या थी और जिम्मेदार कौन था? इसके लिए चुनाव जो एल्डर कमेटी है, आउटगोइंग जो पदाधिकारी थे, वो चुनाव को लेकर गंभीर नहीं थे। मकसद क्या था? मकसद एक सामान्य कार्यकाल, थोड़ा दिन एंजॉय करना, क्योंकि वकालत पर तो फर्क पड़ता है। एंजॉय किस चीज का? पोजीशन एंजॉय करना। वो बिल्डर कमेटी भी पोजीशन एंजॉय कर रही थी और जो पदाधिकारी थे वो भी पोजीशन एंजॉय कर रहे थे। क्या उनका एंजॉयमेंट दिखाई पड़ रहा था सामने? हाँ, दिखाई पड़ रहा था। जैसे जजेस को बुला करके पीआर अपना डेवलप करना, और जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन थे, हालांकि उनको पीआर की जरूरत नहीं है, उनके तमाम जूनियर यहाँ हाई कोर्ट में जजेज हैं, वो जज से और सबसे बहुत ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सत्ता की हनक होती है और जजेज को बुलाने का एक मंच मिला उनको, अपने को इंटरेक्ट करने का, बातचीत करने का। अदरवाइज कोई ओकेजन नहीं था कि चुनाव इतना देर से कराते। तो एल्डर कमेटी इसके लिए और उसके चेयरमैन एस के कालिया पूरी तरह जिम्मेदार हैं चुनाव देर से कराने के लिए। 650 वोट पाए हैं आप, तो ये 650 के सब आरडी शाही क्या ही प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यक्तित्व के तौर पर, ईमानदारी के स्तर पर, दिल और दिमाग के तौर पर? ये मैं बोलूंगा कि अगर मैं चुनाव पर्चा भर दूंगा और एक दिन भी प्रचार नहीं करूंगा तो 650 वोट मुझे मिलेंगे। मेरे वोट किसी में नहीं जाते हैं, न जातिवाद के आधार पर, न प्रलोभन के आधार पर, न किसी दबाव के आधार पर। आपको नहीं पता था तक कम वोट मिलेगा आपको? नहीं, एक संभावना थी मुझे कि मैं शायद जीत जाऊंगा इलेक्शन, लेकिन यह कि जब मैं पूरे दिन इलेक्शन चला
और जब मैं शाम को लौटा तो मेरे दिमाग, मैंने 2-3 लोगों से शेयर भी किया था कि चुनाव में हार चुका हूँ। तो पॉलिटिकल मैथमेटिक्स में आप बहुत कमजोर हैं। हाँ, और ये पूरे साल का काम है। देखिए, ये आज जैसे मान ली चुनाव खत्म हो गया तो मुझे आज से ही इसकी एक लिस्ट बनानी है, सबसे मिलना जुलना है, सबके केसेस की लिस्ट फाइल करानी है। अगर ये सब हम नहीं करते हैं, चंदा लोगों का नहीं जमा करते हैं, तो मुझे थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। चुनाव तो मैं जीतूंगा, लेकिन मैंने अपने जूनियर का भी चंदा नहीं जमा किया, उसकी भी केस लिस्ट नहीं फाइल की। अगर उसकी केस लिस्ट कम थी तो मैंने कहा मत बनो वोटर। तो मेरे जूनियर ने कहा तो आप कैसे इलेक्शन जीतेंगे? हमने कहा नहीं, मैं इलेक्शन जीत चुका हूं और इसी पैटर्न पर सेक्रेटरी रह चुका हूं। और सेक्रेटरी का पद जो है प्रोटोकॉल में प्रेसिडेंट से नीचे है, लेकिन पावर में बहुत ज्यादा है। प्रेसिडेंट उसके आगे कुछ नहीं है। कहीं इस चुनाव में अगर आप जीत जाते तो क्या करते? इस चुनाव में जीत जाते तो पहला काम करते, जिन लोगों जो चुनाव के लिए जिम्मेदार थे डिले के लिए, उनके खिलाफ बार काउंसिल में कार्रवाई कराते, और जो आउटगोइंग कमेटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे और जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन थे, इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग ड्रा कराने की पूरी कोशिश करते। मतलब भागीरथी नहीं बनना चाहते थे, पुरखों को तर दें, बल्कि उनको संकट में खड़ा कर देते हैं। नहीं, उन्हें कुछ होता नहीं, मैं भी जानता हूं, लेकिन ये चीजें पब्लिक डोमेन में आती, ये डिस्कस होती, उनको सजा नहीं होने जा रही थी। बार एसोसिएशन में तो कई झंडे फहराए गए हैं। अपने सदस्य तक को दफ्तर में घुसे बुला करके पीटा गया, जूतों से गाली दी गई। ये इस तरह की परंपरा भी नए तरीके से नहीं, वो घटना पहले कभी नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी, लेकिन ये मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, हाँ, अतिरिक्त कुछ चीजें कहना चाहते हैं। जो हमसे उम्मीद कर रहे हैं सब लोग, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, तो मैं परिवार को संकट में डाल के राजनीति नहीं कर रहा हूं। मेरी वकालत पर्याप्त है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, अपने दोस्तों की, मित्रों की, और उसमें कुटुंब मेरा समा जाता है मेरे। तो मैं अपने जिम्मेदारियों से विमुख होकर राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए सेवा भाव से हूं, और मैं कोई ऐसा मैं नहीं शो कर रहा हूं कि मेरे लिए ये बार एसोसिएशन जो बहुत ऐसा काम है कि मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुख होकर कर रहा हूं। और दूसरी बात, मैं बहुत लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क करता हूं कि हो सकता है मैं कभी न जीतूं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो इसलिए मुझे कोई सलाह न दे, ब्राह्मण, ठाकुर, ये सब मुझे समझ में जरा कम आता है। तो ये शख्सियत है, अजीमुशान नाम है आरडी शाही। दुरुस्ती पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगली बार फिर किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे मसले पर और किसी दीगर लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुरुस्ती के लिए कुमार सोई को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।